नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की हार को लेकर, जिस पर मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस हार को लेकर ईवीएम पर सवाल उठाया है, तो वहीं बीजेपी आरोपों का लगातार जवाब दे रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा है कि यह भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि ईवीएम की जीत है। इसे कांग्रेस और हरियाणा की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि जिस प्रकार से ईवीएम द्वारा धीरे धीरे परिणाम अपलोड किया जा रहे थे, उससे भी शंका उत्पन्न होती है। सरकार और जिला प्रशासन के दबाव में परिणाम को धीरे धीरे वेबसाइट पर डाला जा रहा था। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा ने कहा कि उनकी बात सकारात्मक है। देखिए, प्रश्न अगर कहीं कोई सुगाट होती है तो जब भी प्रश्न बनता है। उमंग सिंघार जी की बात में तथ्य और सकारात्मकता इसीलिए है, ये बात ऊपर तक गई कि दिन भर जो है बैटरी आपकी चलती है और बैटरी के बाद जब 2-3 दिन मशीन भी रखी रहती है, उसके बाद हर बैटरी 99 होती है। यही हाल मध्य प्रदेश में थे, यही हाल छत्तीसगढ़ में थे, यही हाल मध्य प्रदेश राजस्थान में थे, और अब वही चीज़ देखने को मिली कि वो बैटरी आपको हरियाणा में दिखी। जम्मू कश्मीर में इस तरह की शिकायतें क्यों नहीं आई? वहां भी इसी चुनाव करा रहा है। 99 जहां 72% वोट रहे, कहीं कांग्रेस के कम भी आए, कहीं भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा भी आए, लेकिन ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जहां 99% बैटरी कैसे मिली और मिली तो वहां बीजेपी ही जीतती है? ये तथ्यात्मक चीजें जब सामने आती हैं तो इस पर अब पूरी पार्टियां सोच बन रही है, विश्लेषण चल रहा है, और ये चीजें हैक हो सकती हैं। ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी इस बात की पुष्टि होगी। और अभी तो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि 99% बैटरी कैसे होगी और कैसे इस पर काम आगे किया जाए या नहीं, ये एक प्रश्न है। वहीं इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस जहां हारती है वहां ईवीएम को दोष देती है। आइए ये भी सुनते हैं। देखिए, कांग्रेसी नेता उमंग सिंघार जैसे जो बिल्कुल हारे हुए पिटे हुए हैं, और यहाँ पर जनता ने मध्य प्रदेश में तो उनको बिल्कुल स्वीकारता नहीं दी, इसका हमको प्रमाण भी मिल चुका है। अब ये जहाँ हारते हैं ये वहाँ पर ईवीएम को दोष देते हैं, सरकारी संस्थाओं को दोष देते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को दोष देते हैं। ये किस प्रकार की कैसी सोच वाली राजनीतिक दल है, इसके ऊपर अब प्रश्न है। क्या ये देश के हित में सोच रहे हैं? क्या ये लोगों को, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं? इन विषयों पर भी इन्हें उचित जवाब हरियाणा की जनता ने दे दिया है कि वो भेदभाव की राजनीति, देश विरोधी राजनीति, जाति विरोधी राजनीति, किसान विरोधी राजनीति, युवा विरोधी राजनीति को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। और इसीलिए हार का ठीकरा दोबारा फोड़ने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन सामने दर्शाने के लिए उमंग सिंघार जैसे नेताओं के पास और कोई विकल्प नहीं है, कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ना है। सो ईवीएम पे आपको ध्यान होगा कि जिस राज्य में ये जीत लेते हैं या एक मार्जिन अच्छी मिल जाती है तो वहां पर ईवीएम सती सावित्री हो जाती है। तो जहां पर कांग्रेस जीतती है वहां पर ईवीएम सती सावित्री हो जाती है। आज इसी ईवीएम पे सवाल जो कि कांग्रेस उठा रही है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। ब्रजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता बीजेपी, राम पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे राम पांडे जी। जहां कांग्रेस हारती है वहां ईवीएम पे सवाल खड़े होते हैं, जहां जीतती है वहां ईवीएम सती सावित्री हो जाती है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल कांग्रेस जीते या हारे, जब भी जीती है कांग्रेस ये कहा है कि ईवीएम बंद होना चाहिए। और ईवीएम पर सवाल केवल कांग्रेस नहीं खड़ी करती है, सारा विपक्ष खड़ा करता है। और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं जीवीएल नरसिम्हा,
उन्होंने तो किताब तक लिखी है कि ईवीएम हैक हो जाती है और इसको बंद करना चाहिए। और जो किताब लिखी है उस पर जो प्रस्तावना है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखी है कि ईवीएम भारत में पूर्णतः बंद होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है कि कांग्रेस जीत जाती है तो कहती है ईवीएम बंद नहीं होना चाहिए। हम मध्य प्रदेश की 230 सीट भी जीत जाएंगे, हरियाणा की 90 भी जीत जाते, तब भी हम यही कहते कि ईवीएम बंद होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी आखिर ईवीएम को क्यों चाहती है, ये जवाब देना चाहिए कि ईवीएम के फायदे क्या हैं। ईवीएम दुनिया में बंद है, भारत के अलावा शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां ईवीएम से चुनाव होते होंगे। ईवीएम का जिन देशों ने आविष्कार किया था उन देशों ने भी ईवीएम से चुनाव वोटिंग करना बंद कर दिया है। और हो सकता है इससे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा हो। अभी जो भारतीय जनता पार्टी जैसे हम हरियाणा की बात करें तो 47 सीटें जीती है, हो सकता है ईवीएम ना हो तो 90 जीतती। भाई भारतीय जनता पार्टी क्यों समर्थन कर रही है? वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस, राहुल गांधी अमेरिका से मिले हैं, चीन से मिले हैं, तो बाहर के देशों पर जब आप हमारा आरोप लगाते हो तो हो सकता है हैकिंग का आरोप आप हमारे ऊपर भी लगा सकते हैं। हम आपके ऊपर लगा रहे हैं, आप हमारे ऊपर लगा सकते हो। तो बंद होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को आखिर फायदा क्या है? भाई ईवीएम पॉल्यूशन ज्यादा पूछ लेते हैं ना ब्रज गोपाल लोया जी, प्रवक्ता बीजेपी। पॉल्यूशन नहीं होता है। हमारे साथ आई हैं जी, जवाब दीजिए सर। नहीं, देखिए, मैं आप प्रश्न करेंगे मैं निश्चित जवाब दूंगा। अगर काल्पनिक प्रश्नों का कैसे जवाब होता है? आप खुद देखिए कि नहीं, ईवीएम हैक हो सकती है मगर जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकती, हरियाणा में हो सकती है। ईवीएम हैक मध्य प्रदेश में हो सकती है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती है। मैं समझ नहीं आता। वो अभी कह रहे थे कि दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है। बिल्कुल सच है, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसके पास ऐसा नेता विपक्ष हो जो जिस देश का नेता है, जिस देश का प्रतिनिधि है, उसी की आलोचना करता है। ऐसा देश भी दुनिया में कहीं नहीं है जहां छद्म धर्मनिरपेक्षता है। ऐसा देश भी दुनिया में कहीं नहीं है कि जहां एक ऐसा राजनीतिक दल भी है कि जो स्वयं जीतने के अलावा हर किसी की जीत को काल्पनिक बताना। आज सवाल मैं नहीं उठा रहा, सवाल भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा रही है, सवाल तो पूरा इंडिया अलायंस उठा रहा है। आज सामना में देखिए क्या छापा है जो उनके अलायंस पार्टनर हैं, महा विकास, उन्होंने क्या छापा है। उद्धव ठाकरे जी ये कहते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अपनी जीत को भी हार में बदल सकती है। एक ऐसा राजनीतिक दल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके एलाई पार्टनर है, इंडिया अलायंस के जिम्मेवार घटक दल है उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना, उनका कथन है। एक दूसरे इनके जो कल जीते हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गंभीरता से इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि राजनीति किस तरह से की जाती है। तीसरे एलाई पार्टनर है इनके जो इंडिया अलायंस के हैं, वो आम आदमी पार्टी है जो ये कहती है कि हमने तो कांग्रेस से बड़ा आग्रह किया था कि आप अकेले में सामर्थ्य नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें। तो एक परजीवी राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक दल दूसरे के सहारे से खुद को जिंदा करता है और जिसके सहारे से स्वयं को जिंदा करता है उसे मार डालता है। आप देख लीजिए जितने लोग हैं, कल जो हुआ है उसको समझने का प्रयत्न करिए। और एक बात और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, 12 बजे तक ईवीएम सही थी, लोकसभा चुनाव में ईवीएम सही थी, ये कौन सा तरीका है? और वायनाड में ईवीएम सही थी तो रायबरेली में ईवीएम खराब थी। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कुछ बातें जब हम ऐसी कहते हैं तो हमारे पास एक मॉरलिटी भी होती है, हमारी निजी एक नैतिकता भी होती है, हम उसको ताक में रख के कैसे इस तरह की बातें कर सकते हैं। एक बात और कहता हूं, इस चुनाव ने ये सिद्ध नहीं किया क्या कि आपके नेता राहुल गांधी जी जिन मुद्दों को उठाते हैं वो मुद्दे जनता के मुद्दे नहीं है, और केवल जनता के नहीं है, आपका कोई भी अलायंस पार्टनर भी उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। आपके चुने हुए जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उनसे अपना सरोकार नहीं रखते हैं। आप इस बात को गंभीरता से देखिए। और मैं कहता हूं कुछ चीजों पर गंभीरता से चर्चा होना चाहिए। यदि आपके खिलाफ फैसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट का खराब है, यदि आपके खिलाफ फैसला आ जाए तो इलेक्शन कमीशन दोषी है, और यदि आप चुनाव हार जाए तो ईवीएम दोषी है। अरे भाई,
73 चुनाव हार चुके आप कब ये स्वीकार करेंगे कि हमारा नेता दोषी है, जिसके पास ना तो कोई विजन है, ना किसी तरह की कोई ऐसा विजन नहीं है कि जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं। झूठ बोलने की मास्टरी है। 1 मिनट बात कंप्लीट कर देता हूं 30 सेकंड में। मास्टरी किस बात की है कि आप पूरे में ये चर्चा करते हैं कि हम ओबीसी और दलित के लिए काम करेंगे। पत्रकारों से पूछते हैं कि आप कितने ओबीसी हो, कितने दलित हो, और खुद एक दलित नेत्री जो शैलजा है उन्होंने भी प्रश्न उठाया है आप पर, जो हरियाणा की नेता है, आपने उन्हें दरकिनार करने का काम किया। और अब आप समझते हैं कि सबको छोड़कर झूठ बोलकर आप चुनाव जीत लेंगे। तो आज हरियाणा ने सिद्ध कर दिया है कि ना तो किसान, न जवान और न पहलवान आपके साथ कोई नहीं। चलिए, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, बात ईवीएम की हो रही है। हरियाणा में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, और बात मध्य प्रदेश में हो रही है। ईवीएम की खामी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि 99% जिसकी बैटरी 4 थी उसमें बीजेपी के वोट धड़ल्ले से निकले, और 67% जहां पर बैटरी 4 थी जिस मशीन की, वहां पर कांग्रेस की। क्या लगता है आपको, कितना दम है इस आरोप में? जी देखिए, चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है उसमें हर स्टेप पर सभी पार्टियों की भागीदारी होती है। जब चुनाव की प्रक्रिया डिक्लेयर होती है, हर स्टेप पर एजेंट बनाए जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं, और वोटिंग से लेकर के और काउंटिंग तक लगातार जो है हर पार्टी के प्रतिनिधि एजेंट के रूप में उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसमें एक बात संदेह की जरूर जा सकती है कि ये निश्चित तौर पर कांग्रेस की अपनी ये कमजोरी है कि उसमें नेताओं की संख्या ज्यादा है, कार्यकर्ताओं की संख्या, जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की कमी है, जिसका पुनर्वलोकन जो है कांग्रेस के नेताओं को करना चाहिए कि कैसे जमीनी कार्यकर्ता उनको मिले। मैं स्वयं गवाह हूं, मैंने भोपाल में पिछले 3 आम चुनाव में जो वोटिंग की, मैं एक ऐसा वोटिंग पूल मतदान केंद्र जानता हूं जहां भाजपा के ही कार्यकर्ता को कांग्रेस ने अपना एजेंट के तौर पर बिठाया, क्योंकि उस मोहल्ले में उनका कोई जमीनी कार्यकर्ता ही नहीं था कांग्रेस का। ये तो भोपाल सिटी की बात कर रहा हूं मैं। आप गांव में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल साफ हो चुके हैं। गांव में ये जरूर है कि कांग्रेस का झंडा कौन उठाता है, जो आपसी किसी में मनमुटाव है, और एक आदमी यदि बीजेपी का है तो दूसरा कांग्रेस का झंडा उठाने लगता है, लेकिन वो दिल से कांग्रेसी है कि नहीं, इस बात में संदेह है। तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यशैली में अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। इतनी बड़ी पार्टी है कि देश की स्वतंत्रता के टाइम से जो है लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन आज कांग्रेस में कोई भी संगठन ऐसा काम नहीं कर रहा है जो जमीनी स्तर पर नए कार्यकर्ताओं को पैदा करने के लिए जो है प्रयास कर रहा हो। जैसे सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर के अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो बाल्यकाल से ही लोगों को ऐसी विचारधारा में जो है रंगना कोशिश कर देता है कि वो आगे जाके कहीं ना कहीं जो है एक विशेष पार्टी की ओर जो है वो उनका रुझान जिंदगी भर के लिए बन जाता है। लेकिन कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी के लिए पहले तो आइडियोलॉजी तय हो, और आइडियोलॉजी के लिए फिर उसके कार्यकर्ता अब विचारधारा से, विचारों से कैसे पैदा हो, इसके लिए काम करना चाहिए। ये इस तरीके की ईवीएम वगैरह की बात चलो एक बार को मान भी ले के हो सकती है, पर आपके एजेंट क्या कर रहे थे, आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, और जिस स्टेप पे मैनिपुलेशन हुआ है, यदि हुआ है, तो उस स्टेप पे उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? भाई ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब 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 जो है मशीन लाई गई तो वो 90% चार्ज थी, तो 90% चार्ज थी, तो उसके पहले कहां से आई और वो कैसे मैनिपुलेट हुई, इसके लिए भी तो आपके कार्यकर्ता उसमें मॉनिटरिंग कर रहे होंगे ना। जहां रखी रहती है वहां पर भी कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं, उनके सामने सील होता है। तो इस तरीके की बात करने से बेहतर है कि निश्चित तौर पर विश्वसनीय कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार करने की आवश्यकता है।
जी, एक टीम तैयार करने की आवश्यकता है। राम पांडे जी, आपने आदित्य नारायण उपाध्याय जी की बातें भी सुनी और ब्रज गोपाल लोया जी की भी बातें सुनी। आज हमको लग रहा है कि आप अपने रंग में नहीं हैं, तो राम पांडे जी। तो चलिए, ये उपाध्याय जी की विचारधारा कुछ होगी, तो जिस हिसाब से भी उन्होंने बोला, ईवीएम के बारे में तो कुछ नहीं बोला। चलो एक बार 1% उनकी बात सच मान लेते हैं, तो फिर जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनको ईवीएम से क्यों शिकायत है? मान लिया कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ पर नहीं है, उपाध्याय जी की बात मान लिया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता घर में सोता है, उपाध्याय जी की बात मान लो कि कमलनाथ सरकार नहीं बनी थी, उपाध्याय जी की बात मान लो कि 70 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा करीब 100 पार्टियां हैं, तो ये सबके सब क्यों ईवीएम बंद करना चाहते हैं? और भारतीय जनता पार्टी ईवीएम क्यों चाहती है? अब ये कह रहे हैं कि आपको शिकायत करनी चाहिए। चुनाव आयुक्त जो बनाया जाता था, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसमें होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे होते थे प्रधानमंत्री, और तीसरे होते थे नेता प्रतिपक्ष। तो नेता प्रतिपक्ष तो 10 साल से थे ही नहीं, और इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया। किसने सिलेक्ट किया? राजीव कुमार जी को केवल प्रधानमंत्री ने। और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर उनकी जगह किसको रख दिया? एक केंद्रीय मंत्री। क्या एक केंद्रीय मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्री हो, क्या वो न्याय कर सकता है देश की जनता के साथ? या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्याय करेंगे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जब बनाया जाता था तो उसमें नेता प्रतिपक्ष भी रहता था। आज क्या है? नेता प्रतिपक्ष है, अब जो भी बनेगा उसमें राहुल गांधी भी रहेंगे, लेकिन 3 में से 2 वोट तो इन्हीं के पास है, एक प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री। तो जिसको ये चाहेंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। तो जब मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया, उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो आप कह रहे हो कि हमारे बूथ की कार्यकर्ता की सुनी जाएगी? और चीफ जस्टिस चुनाव आयोग को कितनी शिकायतें की हैं? चुनाव आयोग को ही जवाब देता है। चुनाव आयोग यदि जवाब देता है तो उल्टा जो सवाल पूछता है उससे सवाल पूछता है। ऐसा नहीं लगता है कि वो चुनाव आयोग है, ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लेटर आया हुआ है। सीधी सी बात है कि कांग्रेस कमजोर है, भारी है, चुनाव हारी है, जीती है, ये इस पर चर्चा हो ही नहीं रही है। ये बता रहे हैं जो कांग्रेस वहां जीत गई तो विरोध नहीं किया, यहाँ हार गई तो विरोध नहीं किया। अरे हम जीते, मध्य प्रदेश की 200 सीट जीते, 30 सीटें। राहुल गांधी 4-4 लाख से जीते दोनों जगह, 10 लाख से जीतते, तब भी हम ये कहते कि ईवीएम बंद होनी चाहिए। और आप क्यों चाहते हो? क्या फायदा है ईवीएम का? ईवीएम का तो रिसाइकलिंग भी ठीक से नहीं हो पाती है, कागज की तो टोटल रिसाइकलिंग हो जाती है। हमारे देश में एक दिन में जितना अखबार छपता है उतने पेपर में हमारी वोटिंग हो जाएगी, और जितना समय 50 साल तक जो बैलेट पेपर चुनाव हुए थे, जितना समय बैलेट पेपर पर लगता था उतना ही ईवीएम पर लग रहा है। 3 महीने में पहले भी चुनाव हुए थे लोकसभा के, और जब ईवीएम आ गई तब भी 3 महीने में हो रहे हैं। महीने 2 महीने में विधानसभा के चुनाव जब बैलेट पेपर था तब भी, ईवीएम है तब भी। ठीक है, आ रहे हैं लगभग बराबर ही लग रहा है। आखिर ईवीएम भारतीय जनता पार्टी चाहती क्यों है? चलिए, यही सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम चाहती क्यों है? जवाब दीजिए लोया साहब। अब आपने पूरी बात सुन ली राम जी की। जी बिल्कुल। कांग्रेस ईवीएम क्यों चाहती है, पहले इस प्रश्न का जवाब कांग्रेस से। कांग्रेस जिन जिन राज्यों में सरकार में रही, मैं अभी बता देता हूं आपको। इसके पहले जब महाराष्ट्र में सरकार में थी, स्थानीय निकाय का चुनाव कांग्रेस ने ईवीएम से कराया। बिहार में सरकार में थी, स्थानीय निकाय का चुनाव ईवीएम से कराया। अभी कर्नाटका में सरकार स्थानीय निकाय का चुनाव ईवीएम से करवा रहे। मुझे समझ नहीं आता कैसी पार्टी है। और एक बात और मैं बड़ा आश्चर्य करता हूं, बड़ा आश्चर्य है मुझे कि मतों की गिनती के पहले इनका एजेंट नहीं बताता है कितना चार्ज है, वो शाम को घर आकर बताता है। ये बड़ा दुर्भाग्य। एक बात और बताता हूं, ये कब स्वीकार करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आप 12 थे, घटकर 6 रह गए। और राम जी को नई जानकारी होगी, मैं अपडेट कर देता हूं। 7 सीटें ऐसी थी जम्मू कश्मीर में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में सीट विभाजन में छोड़ दी गई थी, और उनमें कहा गया था कि यहां फ्रेंडली फाइट होगी। वो फ्रेंडली फाइट की 7 सीट पर कांग्रेस 5वें नंबर पर है, 5वें पर।
दो में चौथे नंबर पर। तो कांग्रेस की वास्तविकता जान रहे हैं। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि क्या आपने चुनाव के पहले ये कहा था कि ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते और ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये साहस नहीं है। ये तो हार जाएंगे तब ठीकरा फोड़ेंगे। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कब कांग्रेस 73 चुनाव हारने के बाद भी ये स्वीकार नहीं कर पा रही है कि हमारा नेता गलत मुद्दों के साथ चुनाव में जाता है, हमारा नेता अपनी बात को रखने में असमर्थ है, हमारा नेता जो राहुल गांधी है वो इसमें भी सक्षम नहीं है कि जनता के वास्तविक मुद्दे क्या हैं। आप विदेश जाएंगे, एक बात और पूछता हूं मैं, किसी के पास उत्तर हो जरूर कांग्रेस पार्टी के लोग दें कि ऐसा कौन सा राजनीतिक दल का नेता होता है जो जिस दिन परिणाम आता है उस दिन विदेश में होता है। बड़ा आश्चर्य होता है इस बात पर। क्यों आप गंभीर राजनीतिक दल नहीं है, आप एक गंभीर नेता नहीं है? ये प्रश्न मैं नहीं खड़ा कर रहा हूं, ये सब करना है। जो अभी हमारे सम्मानित पत्रकार साथी एक प्रश्न उठा रहे थे, मैं उसे और आगे बढ़ा रहा हूं। ए.के. एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2014 में, कमेटी का गठन हुआ था। ए.के. एंटोनी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जिस विचारधारा की तरफ जा रही है वो वैचारिक शून्यता की ओर ले जा रहा है। हम हिंदू विरोधी पार्टी बन चुके हैं पूरे देश की नजर में। अपने आप को कब बदलेंगे? दुनिया बदलने का काम वो करें जो खुद बदलने का मादा भी रखते हो। और एक बात और कहता हूं, अपनी हार को और अपनी जीत को वास्तविकता से स्वीकार करें। हम जम्मू कश्मीर में हार गए जबकि हमें उम्मीद थी कि हम बड़ी अच्छा करेंगे। और एक बात और बता देता हूं राम जी, कि जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक वोट पाकर हम चुनाव हारे हैं। अब हम भी ये कह सकते हैं कि यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया। हमें झूठ बोलने में कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि हमें हार में और जीत में। और एक बात कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा, कब स्वीकार करेंगे कि आपका नेतृत्व अयोग्य है? जिसने 414 की पार्टी को 44 पर पहुंचा दिया। जब वो संगठन की जिम्मेवारी में आए तब कांग्रेस के 182 सांसद थे, फिर 44 हुए, फिर 55 हुए और आज 99 हैं। अब आप समझ लीजिए। और इस स्थिति में अपने आप को जीता मानना, जो मैं कह रहा हूं केवल वही सच है। आपका कोई भी समर्थक दल, एक भी एलआई पार्टनर ईवीएम या किसी तरह की बात नहीं कर रहा। वो स्पष्ट कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने कारण से चुनाव हारी है। कांग्रेस पार्टी जो भी काम, जो शिवसेना ने सामना में छापा है, पढ़ लीजिए कि उसमें उन्होंने लिखा है। और अरविंद केजरीवाल ने पुनः कह दिया कि हमने तो पहले से कहा था कि आप अकेले के सामर्थ्य नहीं है कि आप बीजेपी से लड़ सकें। तो जब आपके एलआई पार्टनर कह रहे हैं उनकी तो मान लीजिए, हमारी बिल्कुल मत मानिए, मगर एलआई पार्टनर की मानिए। अपनी पार्टी के भीतर जो लोग कह रहे हैं उसी मानिए। आपकी कोई बात को पलटी नहीं करता है एक भी मुख्यमंत्री। मैं आपको बताता हूं, अडानी का मुद्दा पूरे दुनिया में घुमाते फिरते हैं राहुल गांधी जी। इनके सारे मुख्यमंत्रियों ने अडानी जी को मुख्य अतिथि बनाया और उनके आगमन पर पलक पावड़े बिछाए, उनको रेड कारपेट बिछा और उनसे आग्रह किया कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। राहुल गांधी जी की इस बात को किसी भी कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए जिसने उन पर हमला बोला हो। नहीं। तो ये झूठ की राजनीति बहुत लंबे समय नहीं चलती है, झूठ के पैर नहीं होते और अंततः सत्य जीतता है। जनता चुनाव जीतती है, जनता का ही चुनाव होता है। काल्पनिक मुद्दों पर चुनाव, कुछ कम्युनिस्ट लोगों को साथ लेकर चुनाव, कुछ ऐसे लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनके साथ, आप केवल उन 4 लोगों की बात में अपने आप को जीता मान लेते हैं। तो ये जीत आपको मुबारक। हम तो मतदान केंद्र पर चुनाव लड़ते हैं और मतदान केंद्र पर जीतते हैं। बल्लभगढ़ की सीट है हरियाणा में, चौथे नंबर पर रही है कांग्रेस। ये दिल्ली से लगी हुई सीट है, दिल्ली के भीतर है, चौथे नंबर पर रही है। अरे क्या आपका प्रदर्शन है? आपके पास पोलिंग एजेंट नहीं है, आपके पास बूथ का कार्यकर्ता नहीं है और आप चुनाव लड़ने चले हैं और दोष ईवीएम पर देंगे। चलिए राम पांडे जी, बस 2 मिनट में अपनी बात रखिए, उसके बाद हम वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय जी के पास जाएंगे। जी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, हारने जीत की तो बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूं बार बार कि हम 100 में से 100% सीटें जीत जाए, उसके बाद भी ईवीएम बंद होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो कहिए ना, जिन राज्यों में आप सरकार में हैं, आप कहिए कर्नाटक में, तेलंगाना में चुनाव नहीं होगा ईवीएम से। आप झारखंड की सरकार के पार्टनर हैं, आप कहिए चुनाव नहीं होगा। मैं आपको प्रश्न का जवाब देना होगा। राम जी भागना नहीं, राम जी भागना मत। आप ठीक है लोया साहब
लोया साहब, राम पांडे जी को पहले मैं आपसे पूछता हूँ, ईवीएम से चुनाव बंद होना कोई चाहिए, इसका यूज ही नहीं है, मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है जनता का। करेंगे चलिए क्या ठीक, जनता का कांग्रेस शासित वेस्टेज ऑफ राज्यों टाइम में है। ईवीएम जब से दो चुनाव प्रवक्ता बंद बोलते होगा? हैं जो तो स्थानीय जनता निकाय के का समय चुनाव है, खराब होता है। ठीक है, ठीक है, जनता राम का पांडे समय खराब होता है जब चलिए दो प्रवक्ता ठीक एक साथ है, बोलते हैं। ठीक है, राम पांडे जी, राम पांडे जी, राम पांडे जी, ब्रजगोपाल जी, लोया जी तो का सवाल मैं ये है बार बार यही जी, क्वेश्चन कर रहा हूँ उपाध्याय जी से भी और तो चुनाव का बीजेपी बहिष्कार, प्रवक्ता नहीं से भी नहीं, ब्रजगोपाल कि लोया जी ये आखिर कह रहे आप हैं, ईवीएम दोनों के दोनों ईवीएम नहीं, चाहते नहीं, क्यों ठीक हैं? है, ठीक है, और आपकी बात, कारण क्या है कि जब बताइए बैलेट दिया पेपर में आपके गड़बड़ी राज्य की में जाती कोई है ईवीएम से नहीं होगा, तो एक आपका बैलेट अधिकार पेपर है में उन गड़बड़ी राज्यों करने के लिए ठीक। आपको 1 मिनट चाहिए और ईवीएम में ये 1 उसका फुट उत्तर प्रभावित नहीं होगा। देंगे। ईवीएम में कर्नाटक का केवल उत्तर नहीं आपको देंगे, ठीक है, एक बटन ठीक है, दबाने से उत्तर नहीं आप देंगे, मैं हजारों फिर वोट से कह रहा प्रभावित हूँ कर आपसे, सकते ठीक हो। है, पूरी ये ठीक है, ईवीएम ठीक आप है, बैलेट पेपर में बहुत ठीक बड़ा है, अंतर ठीक है, आखिर ठीक ये है, दोनों क्यों चाहते हैं? ये छोड़ दीजिए हारना जीतना कि कांग्रेस जीत गई और और इनको तो ईवीएम का मालूम विरोध नहीं है नहीं कि किया। कैसे चुनाव आप जीते नहीं हैं, नहीं, ये पांडे बताओ जी, ईवीएम चाहते ठीक है, क्यों हैं? पांडे जी लोया जी, पांडे जी लोया जी, लोया जी का कहना यह है पांडे जी कि अगर वास्तव में कांग्रेस नहीं चाहती है चुनाव तो चुनाव का बहिष्कार कर दे, कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर जब तक आप ईवीएम से चुनाव कराएंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब ये आपको आंसर ठीक लगता है? नहीं नहीं, आप हम इंडिया आपसे में पूछे, बैठे आप हुए हो। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ये लोया साहब कह रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए हाँ। जी। तो मतलब आपका कहने का मतलब है जितने गुंडे बदमाश बवाली हैं वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए और विपक्ष घर जाकर बैठ जाए, जनता को चोरी डकैती अपराध बलात्कार अत्याचार महंगाई बेरोजगारी सब समस्याएं बढ़ती रहे। मतलब इससे घटिया सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये जी। घटिया से घटिया सवाल है कि मतलब विपक्ष बॉयकॉट कर दे चुनाव का, सारा विपक्ष बॉयकॉट कर देगा तो ये तो परमानेंट सत्ता में रहेंगे, परमानेंट प्रधानमंत्री रहेंगे, परमानेंट मुख्यमंत्री रहेंगे, परमानेंट पार्षद, परमानेंट विधायक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको बनाए न्याय दें नहीं दें, नौकरी दें नहीं चलिए, दें, ठीक। अत्याचार करें नहीं करें, मतलब इससे घटिया सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल कि बिल्कुल विपक्ष बिल्कुल बहिष्कार बिल्कुल करे चुनाव बिल्कुल का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपने नजरिए से आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन हम जाना चाहेंगे आदित्य नारायण उपाध्याय जी के पास, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उपाध्याय जी, दोनों प्रवक्ता महोदय ने जो अपनी अपनी बात रखी है, अपने अपने जो तर्क रखे हैं, वास्तव में लाजवाब हैं। क्या लगता है आपको कि राम पांडे जी ने जो बात रखी है कि पूरा विपक्ष बहिष्कार कर दे, और उस पर इन्होंने जो जवाब दिया है, वास्तव में उस जवाब पे आप क्या कहेंगे और प्रश्न पे क्या कहेंगे ब्रजगोपाल लोया जी के? जी, ये प्रश्न तो बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता कि लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि हमको मालूम है कभी भारतीय जनता पार्टी भी लोकसभा में 1 या 2 सीटों से चालू हुई थी और आज सत्ता तक पहुंची है। आज स्थिति यह है कि पिछले जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने अपनी स्थिति सुधारी है और कांग्रेस और विपक्ष के नेता होने के नाते जो है वो राहुल गांधी जी यदि इस बात को चुनाव आयोग तक ले जाए तो निश्चित तौर पर चुनाव प्रक्रिया जो है उसमें ईवीएम बिगर ईवीएम के चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि किसी को इसमें निजी तौर पर किसी को अपना लाभ हानि यदि इसमें नहीं दिखता है तो चुनाव प्रक्रिया को यदि विपक्ष का नेता जिसने काफी हद तक जो है सुधार उनकी स्थिति में हुआ है और भारत के बहुत सारे मतदाता उनके साथ खड़े हुए हैं, बहुमत तो उनके पास नहीं पर वो भी बहुत सारे मतदाताओं की आवाज रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो निश्चित तौर पर बिगर ईवीएम के चुनाव कराने में दिक्कत क्या होना चाहिए जी। यदि दिक्कत होती है तो एक राज्य का करा के देखें, एक बार समझ में आ जाएगा। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि कोई भी पत्रकार जो है यदि वो डिबेट में आता है तो किसी पार्टी का पक्ष रखने के लिए नहीं आता है, और यदि वो किसी पार्टी का पक्ष रखेगा तो निश्चित तौर पर वो डिबेट जो है विश्वसनीय नहीं होगी किसी भी तरीके से, और पत्रकार के खुद पर भी उंगली उठेगी। इसलिए ऐसा ना समझे। दूसरी बात यह है कि यदि कार्यकर्ताओं की कमी यदि कांग्रेस में है तो हम आपको बताएंगे, हमें बताना पड़ेगा, और नहीं बताएंगे तो आप तक पहुंचेगी कैसे बात, और आप तक पहुंचेगी तो आपको कहां पहुंचाना है बात
ये आप अपने मन में रख लीजिए, यहाँ मत कहिए, ठीक है। आप यहाँ हमारा विरोध करिए, इसलिए विरोध करिए कि यहाँ आपकी ड्यूटी है विरोध करना। यदि आप यहाँ पर ये स्वीकार करेंगे कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी है या हमारे पास में कोई नीतिगत ऐसी बातें नहीं है, सिद्धांतों की जो विचारधारा की ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हम लोगों को प्रेरित कर सके, तो आप इसको अपनी पार्टी के अंदर खाने जो है डिस्कस कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ ठीक है, आपकी ड्यूटी है, आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, ना माने, लेकिन इसमें सुधार करना जरूरी है, सुधार करना जरूरी है, क्योंकि ये एक मजबूत विपक्ष जो होता है लोकतंत्र की रीढ़ होता है और वो मजबूती लानी ही चाहिए लोकतंत्र के लिए। हम जी बिल्कुल, हम जो समाज में देखेंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे, ये हमारी ड्यूटी। बिल्कुल बिल्कुल, और सभी पत्रकार यही करते हैं। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो हरियाणा में हार, ईवीएम पर सवाल, हरियाणा में हारते ही ईवीएम पे सवाल पैदा हो गए। ईवीएम से चुनाव न कराने की कांग्रेस की एक जो कथन था एक बार फिर सामने आया, लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस अपनी जो स्थिति से जूझ रही है, दयनीय स्थिति से, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना उचित नहीं है, अपने गिरेबान में भी थोड़ी बहुत झांक लेनी चाहिए कि क्या स्थिति है, हमारी कार्यकर्ता हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार निष्पक्ष होते हैं, उनके जो बयान होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं, किसी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं और किसी के विपक्ष में जा सकती हैं, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। यह उनका, पत्रकारों का अपना आकलन होता है और इससे किसी पार्टी विशेष की ओर इंगित कर देना कि ये उनकी बातें कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दलों को अपनी जो आलोचना है वो सहने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए। तो जब निंदक नियरे राखेंगे तो स्थितियां ये होंगी कि आप सही स्थिति, सही राह पे जा पाएंगे। वास्तव में आप में कार्यकर्ताओं की कमी है, ये मानिए ना मानिए, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी है यह स्थिति। अब भले ही हमारे ऊपर बीजेपी का ठप्पा लगा दीजिए, लेकिन है तो है, विचारधारा की कमी है तो है, और किसी मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाने की कमी है तो है। इस बात को मान लीजिए, नहीं मानेंगे लेकिन हम कहना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें मजबूत विपक्ष भी चाहिए और यह स्थिति अच्छी नहीं लगती। फिलहाल और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।